वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी का क्या मीनिंग होता है, ये कब एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल नहीं होता है और इससे रिलेटेड कौन कौन से केस लॉस हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमने एक आर्टिकल भी पोस्ट किया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी का क्या मीनिंग है। Doctrine of double jeopardy simply means that a person can't be prosecuted twice for the same offense or punished twice for the same offense। ये एक मौलिक अधिकार है जो कि हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दिया गया है, जो कि कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए ना तो दो बार दंडित किया जाएगा, ना ही उस पर उस अपराध के लिए दो बार मुकदमा चलाया जाएगा। तो जैसा कि अब हमें पता चल चुका है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपर्डी का क्या मीनिंग है, आइए देखते हैं इसकी कौन कौन सी इसेंशियल कंडीशंस है। So basically, there are five essential conditions which are as follows. The first condition is the person must be accused of an offense. The second condition is the person must have been prosecuted before a court or a judicial tribunal. Third condition is he must have been punished after his prosecution before a court or a judicial tribunal. Fourth condition is the person must be prosecuted for the second time before a court or a judicial tribunal. Fifth condition is the subsequent prosecution must be for the same offense. तो आइए इन कंडीशंस को डिटेल में समझते हैं। हमारी पहली कंडीशन जो कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डबल पार्टी के लिए एसेंशियल है, वो है द पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति डॉक्ट्रिन ऑफ डबल पार्टी का ऐसा डिफेंस तभी यूज़ कर सकता है जब उस पर किसी अपराध का आरोप हो। अगर उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का अपराध का आरोप नहीं है तो वो किसी भी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ डबल पार्टी का यूज़ ऐसा डिफेंस नहीं कर सकता। Second essential condition is the person must have been prosecuted before a court or a judicial tribunal। इसका सिंपल से मीनिंग है कि अगर किसी बंदे पर किसी भी तरह का अपराध का दोष है तो उसका जो केस है वो किसी कोर्ट में चले या तो किसी जुडिशियल ट्रिब्यूनल में चले। अगर उसका केस किसी डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में चला है तो वो जुडिशियल नेचर का नहीं माना जाएगा और वो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपर्डी का ऐसा डिफेंस यूज़ नहीं कर सकता। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953। इस केस में जो कि अक्यूज था वो फॉरेन कंट्री से गोल्ड लिया था बिना डिक्लेरेशन के इंडिया में, जो कि कस्टम अथॉरिटीज़ ने जब्त कर लिया था। बाद में इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हुई अंडर सी कस्टम एक्ट। तो मकबूल हुसैन ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में चैलेंज किया बाय सेइंग दैट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर इन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 22। तो कोर्ट ने इसमें कहा था कि कॉन्स्पिकेशन बाय गोल्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज इज नॉट प्रोसिक्यूशन बाय कोर्ट एंड अपहेल्ड द क्रिमिनल ट्रायल एज वैलिड। इसका मतलब है कि कोर्ट ने ये कहा कि जो सोना जब्त किया गया था कस्टम अथॉरिटी के द्वारा वो जुडिशियल नेचर की नहीं थी और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर है वो एकदम वैलिड है। तो आइए समझते हैं थर्ड एसेंशियल कंडीशन को, जो कि ज़रूरी है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपर्डी। थर्ड कंडीशन है कि ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड आफ्टर हिज प्रोसिक्यूशन बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल ऐसा डिफेंस तभी कर सकता है जब उसे कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल ने प्रोसिक्यूशन के बाद पनिश भी किया हो। यदि किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन के बाद अगर कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल ने एक्विटल कर दे दिया है तो वो व्यक्ति इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल ऐसा डिफेंस नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे कि किसी आपराधिक केस में किसी कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है तो उस पर दोबारा केस चलाया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 337 ऑफ BNSS कहता है कि एक व्यक्ति जिसे कि किसी भी आपराधिक केस में दोष मुक्त कर दिया गया है उस पर ना तो दोबारा कार्रवाई की जाएगी, ना ही उसे दोबारा दंडित किया जा सकता है। तो साफ शब्दों में तीसरी कंडीशन ये कह दी कि कोई व्यक्ति इस डॉक्ट्रिन को ऐसा डिफेंस तभी यूज़ कर सकता है जब उसे प्रोसिक्यूशन के बाद पनिश भी किया हो गया हो। अगर उसे कोर्ट ने बरी कर दिया है तो वो इस डॉक्ट्रिन का यूज़ ऐसा डिफेंस नहीं कर सकता। Now let's understand the fourth condition, which is essential for the applicability of doctrine of double jeopardy. The fourth condition is the person must be prosecuted for the second time before a court or a judicial tribunal। इस कंडीशन का ये मीनिंग है कोई भी व्यक्ति इस डॉक्ट्रिन का ऐसा डिफेंस तभी यूज़ कर सकता है जब उसे दोबारा उसी ऑफेंस के लिए किसी कोर्ट या जुडिशल ट्रिब्यूनल में दोबारा प्रोसिक्यूट किया गया हो। यदि उसे दोबारा किसी जुडिशल ट्रिब्यूनल या कोर्ट में प्रोसिक्यूट नहीं किया गया उसी ऑफेंस के लिए तो वो इस डॉक्ट्रिन का ऐसा डिफेंस यूज़ नहीं कर सकता। अगर सेकंड प्रोसिक्यूशन किसी और ऑफेंस के लिए या पहली प्रोसिक्यूशन का कंटिन्यूएशन है तो वहाँ पे इस डॉक्ट्रिन का ऐसा डिफेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे वाले केस में देखा था, उसमें पहले डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसके बाद उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी, जिसे कि बाद में कोर्ट ने वैलिड घोषित किया था और कहा था कि जो भी सोना डिपार्टमेंट की तरफ से जब्त किया गया है
वो जुडिशियल नेचर का नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा रही है वो बिल्कुल वैलिड है और उस पर केस चलाया जा सकता है। तो आइए अब इसकी पांचवी कंडीशन समझते हैं। तो पांचवी कंडीशन है द ऑफेंस इन द सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन मस्ट बी द सेम एज द अर्लियर वन। इसका मतलब है कि जो ऑफेंस पहले प्रोसिक्यूशन में था वही ऑफेंस दूसरे प्रोसिक्यूशन में भी होना चाहिए, यानी कि दोनों ही प्रोसिक्यूशंस में ऑफेंस सेम होना चाहिए फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपैर्डी। अगर दूसरा प्रोसिक्यूशन सेम ऑफेंस के लिए नहीं है तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपैर्डी ऐसा डिफेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने कोई चोरी करी है तो उस पर चोरी के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा और उसी के लिए उसे दंडित किया जाएगा। यदि दोबारा से उसके ऊपर चोरी के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो वहाँ पर वो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी का ऐसा डिफेंस यूज़ कर सकता है। पर यदि उस व्यक्ति ने चोरी करते वक्त किसी व्यक्ति की हत्या भी कर दी है तो उस पर एक ही समय पर दो केस चलाए जा सकते हैं और वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी का यूज़ ऐसा डिफेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही ऑफेंस, चोरी और मर्डर, दोनों ही अलग अलग ऑफेंस हैं, इसलिए वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी का यूज़ नहीं हो सकता। तो अब हमने देख लिया है कि क्या इसके एसेंशियल कंडीशंस थे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी एप्लीकेबल नहीं होता। So basically there are three conditions where doctrine of double jeopardy does not apply. So first condition is retrial in a higher court on appeal. Second condition is civil and criminal proceedings together, and third condition is departmental administrative proceedings. तो पहली कंडीशन का ये मतलब है कि जब भी कोई केस अपील से रिगार्डिंग हुआ तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी का यूज़ ऐसा डिफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि अपील एक फ्रेश प्रोसिक्यूशन नहीं है, वो जस्ट कंटिन्यूएशन है प्रीवियस प्रोसीडिंग का। तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी इसलिए यूज़ नहीं कर सकते ऐसा डिफेंस। सेकंड कंडीशन है कि सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स टुगेदर। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति पर सिविल कोर्ट में और क्रिमिनल कोर्ट दोनों में एक ही टाइम पे केस चल रहा है तो वहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी का यूज़ ऐसा डिफेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी सिविल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे ही एप्लीकेबल होता है। तीसरी कंडीशन है डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, जिसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग हुई है और उसके बाद उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है तो वहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी का ऐसा डिफेंस यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे ही अप्लाई होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी क्या होता है, इसके क्या क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी का यूज़ हम नहीं कर सकते। तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।